हेलो नमस्कार दोस्त, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गंगों पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बायोलॉजी का होगा और बुक रेफरेंस रहेगा परीक्षा वाणी का। उसमें से हर चैप्टर के लास्ट में कुछ सेट प्रैक्टिस दिया है जो कि पिछले साल पूछा हुआ है और कुछ नया अपडेट भी है, तो उसी के करने वाले हैं। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए इसका क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर है बायोजेनेसिस एंड सेल साइंस, तो उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को और अपना आंसर चूज कीजिएगा। ऐसे तो ज़्यादा आंसर हम इसमें बता ही दिए हैं, कलर कर दिए हैं जो जो बढ़िया इंपॉर्टेंस है। बाकी आप लोग पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर था, इसमें से 100+ क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ से पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो जीव द्रव्य या पोषण, जैविक क्रियाएं या प्रजनन। तो हम लोग को पता है कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य तो पादप और जंतु दोनों में होता है। पोषण तो होता है दोनों में, लेकिन पोषण प्लांट में होता है ऑटोट्रोपिक, और हम लोगों में क्या होता है हेटरोट्रोपिक, यानी हम लोग परपोषी हैं और प्लांट सब ऑटोट्रोपिक है, स्वपोषी है। जैविक क्रियाएं भी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी दोनों में होता है और प्रजनन रिप्रोडक्शन भी दोनों में होता है। तो यहाँ से मेन अंतर क्या हो गया, यही पोषण हो गया कि हम लोगों में हेटरोट्रोपिक यानी परपोषी न्यूट्रिशन होता है और प्लांट जगत में ऑटोट्रोपिक होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? यहाँ से ध्यान से पढ़ने योग्य है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन नहीं पूछ रहा है, उसका तो हो जाएगा एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। लेकिन इसमें किस शाखा में, विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो उसको किया जाता है फ्लावर, पुष्प मतलब फ्लावर, तो उसी से फेनरोगेमस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनरोगेमस। ठीक है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो फेनरोगेमस में किया जाता है। क्रिप्टोगेमस में क्या होता है कि इसमें फूल नहीं खिलता है, उसी का सब एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सब क्रिप्टोगेमस में ही आ जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा तब पता चल जाएगा कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 3rd नंबर। एक्सोबायोलॉजी क्या है? एक्सोबायोलॉजी क्या है? एक्सो मतलब का बाहर होता है, तो यानी कि पृथ्वी के बाहर बात कर रहा है, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है, तो अन्य ग्रह पर जीवन का अगर संभावना है तो उसी को बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य ग्रह पर जीवन का संभावना एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी मतलब किसका अध्ययन है? एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बीजों का, फसलों का, घासों का और अनाजों का। तो यहाँ से बीजों का अध्ययन तो हम लोग को पता है सीड होता है, तो स्पर्म उसको बोला जाता है, तो वो तो होगा नहीं। फसलों का भी नहीं होगा, अनाज का भी नहीं हो सकता है। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी। याद रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। कैसे याद रखना है कि जो घास होता है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, यानी जल्दी जल्दी ग्रो करने लगता है, तो ग्रो आ रहा है ना इसमें, तो एग्रोस्टोलॉजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? तो उत्सर्जन तंत्र, वृद्धि, श्वसन और प्रजनन तंत्र। तो वृद्धि यानी ग्रोथ प्लांट करता है, ये सब प्रजनन करता ही है, रिप्रोडक्शन। श्वसन रिस्पिरेशन तो कोई भी लिविंग थिंग करता ही है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन करता तो है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है प्लांट में। उत्सर्जन जैसे कि लेटेक्स हो गया, ये सब रेजिन हो गया, तो निकालता तो है, लेकिन वो अपने आप ही उसी में प्लांट में ही सूख जाता है। जैसे हम लोग में उत्सर्जन के लिए अलग अलग ऑर्गन है, जैसे कि ले लीजिए किडनी हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, फिर उसके बाद में बहुत सारा है। तो हम लोग में एक स्पेशल ऑर्गन होता है किडनी जैसे कि एग्जांपल में, लेकिन उस सब में स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता है। उत्सर्जी मटेरियल होता है लेकिन कोई खास नहीं होता है, इसीलिए निकलता है लेकिन सूख जाता है उसी में। तो उत्सर्जी तंत्र पादप में नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया है, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी साइंस का पैटर्न चल रहा है, पहले वाला बात कहा कि एसपीडी और ये लुसेंट रट लिए और एग्ज़ाम निकल जाएगा। अभी जो भी है क्वेश्चन कंसेप्ट से पूछा जा रहा है, तो उसी तरह से भी डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक फोटोट्रॉपिक जो है उसको किस जगत में रखा जाता है? तो मोनेरा, कवक, एनिमेलिया कि प्रोटिस्टा। तो मोनेरा, अगर ऑप्शन भी छांटने का देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हम लोग को नहीं आ रहा है, फिर भी ऑप्शन छांटेंगे तो उसमें से 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। मोनेरा के बारे में अगर पता होगा आप लोगों को, तो ये यूनिसेलुलर है, ये कोशिकीय तो है, लेकिन ये यूकैरियोटिक नहीं है, तो ये तो ऐसे ही छट जाएगा। अब बात करते हैं कवक। तो कवक मल्टी सेलुलर में आता है, केवल एक अपवाद में उसका ईस्ट हो जाता है जो कि यूनिसेलुलर आता है। तो ये तो ठीक है, यूनिसेलुलर तो यहाँ भी अपवाद में ख़त्म हो गया। एनिमेलिया आप लोगों को पता है कि उसमें सभी जंतु जानवर आते हैं, तो उसमें एनिमेलिया तो मल्टी सेलुलर होता है, वो भी छंट गया। तो लास्ट में क्या बचा? प्रोटिस्टा। तो ये आंसर प्रोटिस्टा ही होगा, समझ गए? तो यहाँ से छाड़ देना है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है, मतलब भ्रूण एम्ब्रियो किस में नहीं होता है? शैवालों में, ब्रायोफाइटस में कि टेरिडोफाइटस में कि अनावृत बीजी में? तो अगर आप लोग प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा स्टार्टिंग से, तो जो पहला स्टेज डिवाइड किया जाता है वो एम्ब्रियो स्टेज में ही डिवाइड किया जाता है। यानी पहले होगा कि भ्रूण एक प्लांट में होगा और दूसरे में नहीं होगा, फिर उसके बाद में भ्रूण जिसमें नहीं होगा उसको शैवाल जगत में, उसमें शैवाल होता है। तो इसका आंसर तो शैवाल हो जाएगा, लेकिन इसका प्लांट क्लासिफिकेशन देखिएगा तो पहला जो डिवाइडेशन का स्टेज है वो भ्रूण के आधार पर है। इस एक में भ्रूण होगा, दूसरे में भ्रूण नहीं होगा। जिसमें भ्रूण नहीं होगा उसका एग्जाम्पल शैवाल आ जाता है। जिसमें भ्रूण होगा उसको भी दो पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो एक होता है वेस्कुलर प्लांट और दूसरा नॉन वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर का मतलब कि जिसमें जाइलम फ्लोएम हो, और नॉन वेस्कुलर में जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं हो, तो उसके आगे का कैटेगरी है। ठीक है, तो जिसमें नॉन वेस्कुलर को भी वहीं पर छोड़ देगा और वेस्कुलर प्लांट को भी दो पार्ट में बांटना है। एक जिसमें फूल होगा, दूसरा जिसमें फूल नहीं होगा। तो जिसमें फूल नहीं होगा उसको बोला जाता है क्रिप्टोगेमस, और जिसमें फूल होगा उसको फेनरोगेमस बोला जाता है, जो कि हम लोग क्वेश्चन भी देखे हुए थे। फेनरोगेमस में पुष्पीय पौधों। 8 नंबर क्वेश्चन। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में जो गेहूं के जो ब्लैक रस्ट डिजीज होता है उसको कौन खोज किया था?
तो डॉक्टर के.सी. मेहता, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर के.सी. मेहता। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर पोषण का होता है। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो फेनरोगेमस में। एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में ये नहीं पाया जाता है? तो उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें? तो शैवालों में। इसको देख लीजिएगा जरूर, प्लांट क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो डॉक्टर के.सी. मेहता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक क्या है? तो उसमें देख लीजिए, प्रोटिस्टा है कि एगेरिकस है, न्यूरोस्पोरा कि एस शरीरी का जीवाणु है। तो प्रोकैरियोटिक पढ़े होंगे आप लोग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक बहुत प्रिमिटिव सेल होता है, जो कि मतलब बहुत डेवलप नहीं होता है, लेस डेवलप होता है। और यूकैरियोटिक हाईली क्वालिटी का होता है, डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। तो यहाँ से जो प्रोकैरियोटिक में आता है, मोनेरा, ये सब जीवाणु जो स्टेज का है जीव, ये सब प्रोकैरियोटिक जीव में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए सही का जीवाणु बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें जो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको मतलब मैंने कलर भी कर दिया है ताकि वो याद रहे। तो लैक्टोज खट्टा दूध में पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में, टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। तो ये सब जो ऑप्शन है कि टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि खट्टा दूध में लैक्टोज नहीं पाया जाता है, बल्कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा, नहीं तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड एक ही टाइप का है तो लगेगा कि सब सही है। लेकिन खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, न कि लैक्टोज पाया जाता है। तो ये तो जो लैक्टोज हो जाएगा वो तो फिर आपको डाइसैकेराइड में चला जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख लीजिए, प्रियोन लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। बी में माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमाइनो शर्करा की बनी होती है। फिर विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया की कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमको कोई नहीं आ रहा है, इसमें ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी कि विषाणु जो है वो एक ही तरह का एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वायरस विषाणु जो होता है वो यहाँ तो उसमें डीएनए होता है, नहीं तो आरएनए होता है। तो यहाँ पर सही तो बोल रहा है कि एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है, बाकी हमको पता नहीं है। लेकिन यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डीएनए भी हो सकता है, लेकिन इसमें आरएनए लिखा है तो वो भी सही है। डीएनए या आरएनए होता है, दोनों नहीं होता है विषाणु में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीव विज्ञानियों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत में और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान के लिए पहचान भी लिया है। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? ये लंबा इतना क्वेश्चन नहीं, इसमें बोल रहा है कि जितना भी अभी जीव विज्ञान में खोज किया गया है प्राणी जगत और पादप जगत मिला करके, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या किसका है? कवक का है या पादप का है या बैक्टीरिया है या कीटों का? तो आप लोगों को पता होगा कि कीटों का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है।
तो चलिए इस तरह से एक बार फिर से अध्ययन कर लीजिए रिवीजन कि प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, तो वही जीवाणु, बैक्टीरिया, मोनेरा सब आता है। ये कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा खट्टा दूध में लैक्टोज नहीं होता है बल्कि लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ से कौन सा कथन सही है, तो विषाणु डीएनए या आरएनए से मिलकर बना होता है। और जीव विज्ञान में पादप जगत, प्राणी जगत सबको मिला करके सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो कीटों का है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीले हरित शैवाल, कवक, अमीबा, क्यूग्लिना। तो यहाँ से ब्लू ग्रीन एल्गी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पुराना जीव है, क्योंकि इसको बोला जाता है पादप और जीव के बीच कड़ी बोला जाता है, जोड़ने वाला। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन हो जाएगा, नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास करने में समर्थ है, तो आप देख सकते हैं कि विषाणु ये तो परपोषी होता है, जीवाणु वही होता है बैक्टीरियोफेज, एक तरह का वायरस ये जो बैक्टीरिया को खाकर जिंदा रहता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव भी है और स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा क्या निम्न में से उत्पादित किया जाता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से क्या उत्पादित किया जाता है, तो सिल्क, कि केंचुआ, कि शहद और अंगूर। तो पता होगा कि सिल्क का जो मतलब खेती किया जाता है वो सेरीकल्चर में आता है। केंचुए का जो मतलब स्टडी किया जाता है या खेती किया जाता है वो वर्मी कंपोस्ट में जाता है। शहद मतलब मधुमक्खी से निकलता है तो एपीकल्चर में आ जाएगा। तो लास्ट में यही बचा, अंगूर यानी विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किस चीज़ का, तो जंतु जीवाश्म। तो जंतु जीवाश्म का अध्ययन तो पैलेंटोलॉजी बोला जाता है, तो ये तो होगा नहीं। जंतु जीवाश्म का अध्ययन तो पैलेंटोलॉजी नहीं होगा। शैवाल का अध्ययन हम लोग को पता है कि फाइकोलॉजी होता है, तो ये भी नहीं होगा। फफूंदी यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं भी पता रहेगा ऑप्शन छाटिएगा तो जरूर 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 50% चांस होगा ना सही होने का, तो वैसे हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक पहले कुछ देर बताया कि प्रोकैरियोटिक लेस डेवलप सेल होता है और यूकैरियोटिक जो होता है वो वेल डेवलप होता है। तो यहाँ से अगर छाटिएगा तो उसमें केंद्रक काला यूकैरियोटिक में होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में बहुत ही लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म जीव आएगा, जैसे कि मोनेरा, जीवाणु, ये सब आ जाएगा। यूकैरियोटिक जैसे कि हम लोग आ जाएंगे, प्लांटी आ जाएगा, सब फंगी भी आ जाता है सब। तो ये सब यूकैरियोट्स जीव में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्विचंद्राकार रचना यानी डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था किसने। ये तो सब लोग को याद होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ऑप्शन भी छाड़ सकते हैं, लेमार्क और डार्विन। तो लेमार्क ट्रेवेरिनस नाम का जो साइंटिस्ट थे वो तो जीव विज्ञान नाम रखे थे, और डार्विन आप लोग को पता होगा कि विकास का सिद्धांत दिए थे। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज किए हैं तो हो गए नहीं, ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरिया के खोज किए हैं तो भी नहीं होंगे, और ह्यूगो डे ब्रिज जो हैं वो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बारे में बताए थे तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक।
और इसी के लिए इन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1953 में, 1953 में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें लग रहा है लंबा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि जनसंख्या और मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बस सिंपल सी बात है, उसको जननांकी बोला जाता है। आई थिंक डेमोग्राफी या ऐसे ही कुछ बोला जाता है। तो जननांकी में अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी विज्ञान आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन ही छांट लीजिए। परिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी, अनुवांशिकी तो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान तो वायरोलॉजी। तो बच गया जननांकिकी, तो यहाँ से जननांकिकी हो जाएगा। चलिए 21 देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको कलर कर दिया है कि पूरे जगत में जितने भी जीव जगत के कार्य या उसका प्रॉपर्टी और उसके सिस्टम के बारे में अध्ययन करना होगा तो उसको बायोनिक्स, जीव विज्ञान की एक शाखा है, बायोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखना होगा कि जीविक जगत में जो उसके कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन किया जाता है उसको मशीनी भाषा में क्या बोलते हैं, तो बायोनिक्स बोलते हैं। तो ये बायोनोमिक्स और ये बायोमेट्री क्या होता है। बायोमेट्री तो हम लोग को पता होगा कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर बायोमेट्री चेक होता है, बायोमेट्रिक होता है ना, तब वो डी नंबर ऑप्शन वाला बायोमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन बायोनॉमी क्या होता है और बायोनॉमिक्स क्या होता है। तो बायोनॉमी जो होता है जीवन के नियमों का अध्ययन, ये जो बायोनॉमी होता है यहाँ से देख लीजिए अच्छा से, जो ये बायोनॉमी होता है वो जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनॉमी कहलाता है। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन, याद करते चलिए क्योंकि फिर दोबारा ऐसे रिवीजन तो करवाएंगे लेकिन एक बार में सोचिए कि उसी समय उसको याद कर लिया जाए, बाकी बाद में रिवीजन। तो बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनॉमी कहलाता है। तो ये बायोनॉमिक्स क्या है, तो इसमें बायोनॉमिक्स में जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन किया जाएगा तो उसको बायोनॉमिक्स बोला जाएगा। बायोनॉमिक्स का मतलब जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन बायोनॉमिक्स। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनॉमी। ये जो बायोनिक्स हम लोग तो आंसर ही है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन बायोनिक्स कहलाता है। तो ये तीनों बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको लिख करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो सब लोग को पता होगा टैनिन ना। चमड़ा उद्योग में टैनिन का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। और भी टैनिन का बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि चाय पत्ती में भी सबसे ज़्यादा टैनिन ही पाया जाता है। चाय पत्ती में थिन भी होता है, टैनिन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कच्चा फल में जो कच्चा फल बहुत ही हार्ड होता है, टाइट होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो भी टैनिन की वजह से होता है। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि इसीलिए पक्का फल में मुलायम क्यों होता है, उसमें टैनिन कम होता है, तो ये टैनिन हो जाएगा। रेजिन के बारे में आप लोग को पता होगा कि इसमें जैसे कि वार्निश हो गया, पेंट हो गया, ये सब में रेजिन का यूज किया जाता है। चमड़ा उद्योग में भी रेजिन का यूज किया जाता है लेकिन बहुत कम किया जाता है, सबसे ज़्यादा टैनिन का किया जाता है। और लेटेक्स जो प्लांट से दूध जैसा पीला और वाइट कलर का जो मटेरियल निकलता है दूध जैसा, तो उसको लेटेक्स बोला जाता है। तो ये लेटेक्स कहाँ यूज होता है, जैसे पौधा में अगर कोई पौधा का चोट लग गया हो, घाव भरना हो, तो उसमें लेटेक्स इसीलिए निकलता है वो लोग कि ठीक कर सके। तो पौधों के घावों को भरने में लेटेक्स का यूज किया जाता है। और म्यूसिलेज जो है वो पॉलीसेकेराइड है, जैसे कि नहीं होते मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, राइबोज, ये सब आ जाएगा। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज,
लैक्टोज आ जाएगा, और पॉलीसेकेराइड में सब म्यूसिलोज आ जाएगा, या आप स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब पॉलीसेकेराइड में आता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 14 नंबर में कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव आपका हो जाएगा नीले हरित शैवाल। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर का अध्ययन किया जाता है। सिल्क का अध्ययन सेरिकल्चर, शहद का अध्ययन एपीकल्चर, केंचुए का अध्ययन वर्मिकल्चर होता है। फैलीय वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन भी देख लीजिए कि जंतु जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी होता है, फफूंदी का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलिए कि लेमार्क एवं ट्रेवर ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। डार्विन विकासवाद का सिद्धांत, लीवेनहॉक जो थे वो बैक्टीरिया की खोज किए थे, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे, ह्यूगो डे व्रीज उत्परिवर्तनवाद के जनक बोले जाते हैं। और इसमें जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी कहलाता है। उसी तरह जीव जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बायोनिक्स कहलाता है। बायोनॉमी में क्या बोले कि जीवन के नियमों का अध्ययन, ये बायोनॉमी कहलाता है। और जीवों का वातावरण के साथ संबंध का अगर स्टडी करना होगा तो बायोनॉमिक्स में किया जाता है। और ये बायोमेट्री हम लोग करवाते हैं पहचान के लिए कि वही कैंडिडेट है कि नहीं। और फिर यहाँ से देख लीजिएगा लास्ट में चमड़ा उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेनिन का किया जाता है। और ये जो रेजिन है वो प्लांट से ही निकलता है और पेंट वार्निश में यूज होता है। और ये जो लेटेक्स है वो प्लांट से ही निकलता है, येलो और वाइट कलर का होता है जो कि पौधा के घाव भरने में काम आता है। और ये म्यूसिलोज पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे अगर बढ़िएगा तो इसमें क्वेश्चन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से चलिए 27 नंबर देख लेते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। और सब क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो है 27 नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो सब लोग को पता होगा कि RH विटेकर दिए थे। कब दिए थे? ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर दिए थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो कब दिए थे इसको आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, कि एक कमेंट में आंसर बताना है क्या कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने कब दिया था। यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं कि कैरोलस लिनियस को ये तो वर्गीकी का पिता ही बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति जगत के जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस का बहुत ही एक फेमस बुक है, क्या है? जेनेरा प्लांटेरम। नहीं सॉरी, लिनियस का ही जेनेरा प्लांटेरम बहुत ही फेमस बुक है। और जो जेनेरा एनिमेलियम है वो अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ATP का निर्माण कहाँ होता है? ATP, तो ATP के बारे में हम लोग को पता होगा, तो ये ऊर्जा का करेंसी बोला जाता है। ATP क्या है? ऊर्जा का करेंसी, यानी ऊर्जा का यूनिट बोल सकते हैं। ATP का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और जो ATP का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कितना ATP का हम लोग के शरीर में कितना ATP का निर्माण होता है आप लोग बताइए। चलिए बता देते हैं, 38 ATP। फाइनली जो ATP बनता है वो 38 ATP बनता है। इसमें 2 पार्ट होता है, पहले 2 ATP बनता है और फिर 36 बनता है। जो 2 ATP बनता है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से बनता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। और जो 36 ATP बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है।
इसलिए टोटल मिला करके 38 ATP होता है। लेकिन इसको कैलोरी में बदलिएगा तो वो हो जाता है आपका 686 किलो कैलोरी होता है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि RNA तथा DNA दोनों का बात कर रहा है। RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है। तो एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल की इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ RNA में पाया जाता है। यूरेसिल RNA में पाया जाता है। ये सब नाइट्रोजनियस बेस है। 4 गो नाइट्रोजनियस बेस है। कौन कौन? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। सब 4 नाइट्रोजनियस बेस है। ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो यहाँ से देख लीजिएगा ये सब में पाया जाता है। एडेनिन पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन जो RNA में होता है, RNA में क्या होता है कि थायमिन के जगह पर ये जो थायमिन दिख रहा है यहाँ पर यूरोसिल पाया जाता है। सब यही पाया जाएगा। एडेनिन भी पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, गुआनिन पाया जाएगा, लेकिन थायमिन के जगह पर RNA में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक। और DNA में बोलेगा तो DNA में थायमिन पाया जाता है। तो यही ना अंतर है। यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर अगर देख लीजिए तो क्या बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ RNA और DNA दोनों में पाया जाता है। थायमिन केवल DNA में पाया जाता है, अभी बोले हम, और यूरेसिल केवल RNA में पाया जाता है। और जो 1 नंबर एडेनिन जो लिखे थे वो तो दोनों में मिल रहा है। तो एडेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडेनिन। तो ये हो जाएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा RNA में पाया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ RNA में मिलेगा तो यूरेसिल, सिर्फ DNA में मिलेगा तो थायमिन मिलता है। और आगे क्वेश्चन भी होगा। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं किसको? सब लोग को पता होगा ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, आने जाने का नियंत्रण करता है। तो उसी तरह से हम लोग को गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है जो कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा बाहर जाएगा उसको नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो वो ट्रैफिक पुलिस इसीलिए बोला जाता है। और क्या है कि ये हमारे सेल का स्केलेटन सिस्टम बनाता है, मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर पाइप टाइप का दिखता है बहुत सारा। और इसी के थ्रू आपको न्यूक्लियस में मटेरियल देता है, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस के बीच में जोड़ने का काम करता है, यही गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम के बारे में पता होगा, इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली, एटम बम बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है, एनर्जी बनता है। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा होता है? लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है कहाँ पर? जाइलम उत्तक पर जमा होता है। लिग्निन के बारे में आप लोग को पता होगा। तो कहाँ पता है, मतलब कहाँ रहता है? तो जाइलम उत्तक पर रहता है। जाइलम उत्तक का क्या वर्क है कि ये रूट से जल को लेकर के लीफ तक पहुंचाने का काम होता है। जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम, अगर पत्ती में लीफ में भोजन बन गया तो वहाँ से पौधे के हर पार्ट में भोजन पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मतलब काम है, ध्यान दीजिएगा। फ्लोएम फूड पहुंचाएगा और जाइलम जल, जल से जाइलम और एफ से फूड तो फ्लोएम। और इसी को वेस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। मतलब संवहनीय तंत्र कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जाइलम हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आंसर अब ये हो जाएगा। कोसा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य क्या है?
तो मेम्ब्रेन, कोई भी झिल्ली क्यों लगाया जाता है? उसको सुरक्षा के लिए, यानी किसको अंदर जाना है किसको बाहर निकलना है उसको आवागमन को कंट्रोल करने के लिए ये झिल्ली लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करता है। प्रोटीन संश्लेषण आपको पता होगा कि ये राइबोसोम करता है। लिपिड संश्लेषण कौन करता है? तो ये आप लोगों ने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ शेप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ शेप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ वाला पर ही ये लिपिड संश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य क्या है? को अंदर बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करना, आवागमन को नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन 33। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो जो हम अभी लोग पढ़े ये सब कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, तो ये सब में आपस में बॉन्डेशन होता है, मतलब कि बॉन्ड बनाता है। तो कैसे कैसे बॉन्ड बनता है? तो जैसे कि मान लीजिए ए और टी बॉन्ड बनता है और एक जी है ये, और जी के साथ सी बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये याद रखना है कि ए टी के बीच में डबल बॉन्ड, ए क्या है एडेनिन और टी क्या है थायमिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड बनता है। और ये जो जी सी बॉन्ड लिखे हैं इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको रट लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि एडेनिन थायमिन के बीच में कैसा बॉन्ड? तो डबल बॉन्ड। एटी जी सी याद रखिए, एटी डबल बॉन्ड, जी सी ट्रिपल बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा एटी जी सी, एटी डबल बॉन्ड, जी सी ट्रिपल बॉन्ड, अभी हाइड्रोजन का। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आ ही गया कि ग्वानिन तथा साइटोसिन, ग्वानिन मतलब जी और साइटोसिन सी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तभी हम बोले ना कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी हाइड्रोजन का होता है। तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मतलब बी, सॉरी 3। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीन की खोज मैकलांटक ने की थी। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मतलब कि ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि अगर बना दिए तो फिर नंबर फिर फिक्स हो जाता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है कि जो और लोग नहीं बनाएंगे। तो जंपिंग जीन की खोज मैकलांटक ने खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं 36। राइबोसोम प्रोटीन तथा डैश के बने होते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन तथा किस चीज़ से बना होता है? तो आरएनए आर का मतलब इसमें हुआ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के बारे में पता होगा कि आप लोग को ये 3-4 टाइप का होता है आरएनए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीआरएनए क्या करेगा? वो आरएनए को ट्रांसफ़र करेगा। वो टी से ट्रांसफ़र, एम से मैसेंजर होता है, मैसेंजर आरएनए। और एस आरएनए होता है जो वो आपको सिंथेसिस आरएनए, मतलब आरएनए को बनाएगा ना। तो यहाँ से याद रखिएगा। तो जो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन तथा आरएनए का बना होता है। ये 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिस्टी सहायक होता है। क्रिस्टी क्या करता है? तो क्रिस्टी अगर आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पाया जाता है तो वहाँ पर पता चल जाएगा। आप उन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका उल्टा हो गया।
ये इस टाइप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो आप लोग अंगुलिनिमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को क्रिस्टी बोला जाता है। ये अंदर की तरफ मतलब ऐसे कवर्ड रहता है, अंगुली टाइप का स्ट्रक्चर, इसी को क्रिस्टी बोला जाता है। तो आप लोग को जब पता ही चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी बनता है, तो क्रिस्टी कहाँ पाया जाएगा? क्रिस्टी सहायक होता है किस में? तो श्वसन करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसका। चलिए नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टेक्निकल कुछ इशू है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कला विहीन यानी नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग कौन है? तो सब ये सब कोशिका का अंग ही, लाइसोसोम हो जाएगा, वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट बोला जाएगा, गोल्जी काय हो गया, राइबोसोम हो गया। लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग कौन है? तो राइबोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 42 नंबर। वाटसन तथा क्रिक को 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल, तो कौन सा डीएनए मॉडल बनाए थे? तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत अच्छे लेवल का। सब लोग को पता है कि वाटसन एवं क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन कौन सा मॉडल बनाए थे? तो यहाँ से बी डीएनए याद रखना है। वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। बी डीएनए मॉडल के लिए 1953 में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं, मतलब स्थान बदलना। स्थान बदलना अगर मीनिंग पता होगा तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोजन बोला जाता है। तो डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोजन बोला जाता है। याद रखिए, ट्रांसपोजन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 नंबर। डीएनए द्विगुणन यानी द्विगुणन का मतलब रेप्लिकेशन की सही विधि क्या है? मेरे को भी मतलब नहीं पता है इसका, तो आप लोग को पता होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। डीएनए द्विगुणन की सही विधि क्या है? अधिपरिमित। याद रखिएगा, ऑनलाइनर में आ जाएगा तो फिर 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि मुश्किल होता है। तो डीएनए द्विगुणन की सही विधि क्या है? अधिपरिमित, सेमी कंजर्वेटिव्स, सेमी कंजर्वेटिव्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रक, तो केंद्रक का साइंटिफिक वर्ड एक कैरियो भी होता है, कैरियो। तो वहाँ से पकड़ लेना है कि कैरियो काइनेसिस, केंद्रक के विभाजन का अध्ययन कैरियोकाइनेसिस। ये साइटो काइनेसिस मतलब कोशिका का विभाजन होता है। और ये जो स्पोरजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोर यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए अध्ययन किया जाता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर हो जाएगा, जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया था? तो आप पहले बता चुके हैं, लेमार्क। एक और वैज्ञानिक थे ट्रेवेरिनस। तो लेमार्क एवं ट्रेवेरिनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जीव विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है? अरिस्टोटल को, अरस्तु को बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है? तो वो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। तो यहाँ से अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के पिता, इन दोनों को बोला जाता है। दोनों अरस्तु ही हैं, जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के पिता। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्मा ये नाम रखे थे, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्मा खोज किए थे। और जो हक्सले हैं ये बोले थे ना कि प्रोटोप्लाज्मा जीवन का भौतिक आधार है, यानी जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार, ये हक्सले बोले थे। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिकाएं
जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो आप लोग के बारे में पता होगा कि यहाँ से मान लीजिए कि पादप कोशिकाएं हो जाएगा और यहाँ से एनिमल कोशिका हो जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें पहले नंबर तो सेल वाल होगा और इसमें सेल वाल नहीं होता। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा कि इसमें जो होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एनिमल में होता है और प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। और भी बहुत सारा अंतर है कि प्लांट में प्लास्टिड होता है और प्लास्टिड का मतलब लवक हो गया, और एनिमल में प्लास्टिड जो होता है नहीं होता है। तो ये अंतर हो गया। सेंट्रोसोम को हिंदी तारक काय बोला जाता है, जो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। तो ये अंतर आप लोग याद रखिए। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 47। तो पादप कोशिकाएं तथा जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है तारक केंद्र, सेंट्रियोल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिज का समूह, सही समूह क्या है? तो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही क्रम। तो आप लोग को अगर पता होगा तो आराम से ऑप्शन छाटिए ना जी। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। ये तो फर्स्ट एक के बार में छट गया कि फर्स्ट नंबर में लोहा यही दे रहा है, क्रमशः बोल ही रहा है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ये भी सही है। थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है और ये एटीपी फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, थायरॉक्सिन में आयोडीन और एटीपी में फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर, कौन सी नाइट्रोजनी समक्षार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है? पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो बताइए कि आरएनए अणु में होगा लेकिन डीएनए में नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बोले थे हम? बताइए आप लोग। ATGC याद है ना? AT डबल बॉन्ड GC ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से रिवीजन कर लीजिए कि नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग कौन है? तो यहाँ पे राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। वाटसन तथा क्रिक 1953 में कौन सा मॉडल बनाए थे डीएनए का? BDNA। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोजन बोला जाता है। डीएनए द्विगुणन रेप्लिकेशन की सही विधि क्या है? परिमित है। केंद्रक विभाजन के क्रिया को क्या कहता है? कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क किया था। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो ये तारक काय सेंट्रियोल हो जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है और एटीपी में फास्फोरस। तो ये हो जाएगा। और नाइट्रोजनी समक्षार आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो ये यूरेसिल होता है। रिवीजन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 52 नंबर की 52 नंबर में प्रोटीन संश्लेषण, 52 नंबर में हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक होती है? तो सब लोग को पता होगा इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम जिम्मेदार है। तो राइबोसोम ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है यहाँ पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन में आंसर सही है। टमाटर का लाल रंग सबको पता होगा, लाइकोपिन। और एक कैप्सेसिन क्या होता है? मिर्चा का तीखापन होता है, कैप्सेसिन। और जेंथोफिल पीला कलर देने का काम करता है, येलो कलर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो जो हम लोग पहले पढ़े हैं वहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोनों में, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है, ये कोशिका भित्ति प्लांट में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए 55 नंबर कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है?
मतलब बोल रहा है कि जो क्रोमोजोम कितने पेयर में होते हैं, तो पेयर बोलेगा तो 23 पेयर होता है ना, और टोटल संख्या बोलेगा तो 46 होता है। इसमें भी 46 को जो 23 पेयर होता है, जो 23 पेयर होता है ना, 23 पेयर दो टाइप का होता है, ऑटोसोम और एलोसोम। तो ऑटोसोम 2 पेयर में होता है, और ऑटोसोम 2 पेयर तो कितना बच गया, 21 एलोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 56 पढ़ना है ना, 56। तो नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, 57 नंबर देख लीजिए कि 57 में साधारण मानव में गुणसूत्र होता है कितना, तो 23 पेयर में, और संख्या में 46। तो यहाँ पर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 58 नंबर में क्या बोल रहा है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? वही पावर हाउस मतलब एनर्जी, रिस्पायरेशन, तो कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? जो कुनैन हो मलेरिया के दवा में इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सिनकोना प्लांट से निकलता है। तो प्लांट के किस भाग से निकलता है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा, सिनकोना के छाल से कुनैन का निकाला जाता है। कपास क्या है? तो कपास आप लोग को पता होगा कि ये सेलुलोज का घटक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में देखिएगा कि सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब के फल में लाली मतलब रेड भी थोड़ा बहुत होता है, तो एंथोसाइनिन होता है। ऐसे ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन देखेंगे लाइकोपिन जो ऑप्शन नंबर बी में है, वो टमाटर का लाल रंग देता है। जेंथोफिल येलो कलर देता है। कैरोटीन की वजह से गाजर कलर होता है, गाजर का कलर जो जैसा होता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए ही बच गया। तो एंथोसाइनिन के कारण जो सेब का लाल रंग का थोड़ा बहुत जो कलर होता है, वो एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। तो रिवीजन कर लीजिए कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा कोशिकांग हेल्प करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। 53 टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो सेल वाल नहीं होता, इसलिए भिन्न है। नेक्स्ट देख लीजिए, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ा बोल रहा है, तो 23, और संख्या बोलेगा तो 46। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 46। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना के किस भाग से निकाला जाता है? तो छाल से। कपास सेलुलोज से बनता है, और सेब के फल में जो लाली के कारण है एंथोसाइनिन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 दो क्वेश्चन हमेशा अंडरस्टूड हो रहा है। चलिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में बोल रहा है तो हरगोविंद खुराना। इसी के लिए इनको 1968 में जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था ना। तो यहाँ से प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना। यहाँ से ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 66। ऑप्शन ये मैचिंग लाइन है, तो प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो आप लोग को पता होगा। सॉरी, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा, यहाँ से हम लिख देते हैं, ए का जो होगा उसमें हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, तो ए का
2 हो जाएगा। जो खनिज उद्ग्रहण मतलब खनिज भंडारण कहाँ होगा, तो खनिज भंडारण कहाँ होगा, जो बी है, मान लीजिए उसको नहीं आ रहा था, अभी छोड़िए आगे बढ़िए। श्वसन सी नंबर देखते हैं, श्वसन कहाँ होता है, तो अभी हम लोग कुछ दिन बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में बोला जाता है सूत्रकणिका, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। उसी में ना देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होता है जो अंगुलिनिमा स्ट्रक्चर होता है। और डी नंबर देख लेते हैं, तो डी नंबर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो ये सब हम लोग को पता है, तो एगो अब नहीं बच जाएगा, एगो जो बच गया वही होगा, यानी कि 1 नंबर। तो ऐसे याद भी रखना कि खनिज जो भंडारण होता है वो प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य कला में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट रखते हैं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो फिर से वही बात आ गया कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो अभी बताए थे ना कि सेल वाल नहीं होता जंतु सेल में, तो हो जाएगा आंसर। कोशिका विभाजन का नियंत्रण कौन करता है, तो ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आ गया। प्रोटोओन्कोजिन्स द्वारा जो कोशिका विभाजन का नियंत्रण किया जाता है, याद रखिएगा, प्रोटोओन्कोजिन्स द्वारा कोशिका विभाजन का नियंत्रण किया जाता है। विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसमें 5 प्रोसेस होता है। जाइगोटिन होता है, लेकिन लैप्टोटिन जाइगोटिन, इसका ट्रिक है LZPDD, लैप्टोटिन जाइगोटिन, फिर उसके बाद में पेचिटिन, पेचिटिन के बाद में आपको हो जाएगा डिप्लोटिन और डाइकाइनोसिस। याद रखिएगा, कभी कभी क्रम से भी लगाने को बोल देता है, तो पहले लेप्टोटिन, तब जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनोसिस। तो जो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होता है वो पेचिटिन में होता है। जो क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है मतलब क्रॉसिंग ओवर विनिमय वाला जो घटना हुआ वो पेचिटिन में होता है। तो ये तो ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस स्टेज में होती है, तो पेचिटिन अवस्था में होती है। लेकिन बोलेगा कि जो क्रॉसिंग ओवर की घटना किस में दिखने लगती है एकदम क्लियरली, तो उसके अगला स्टेज डिप्लोटिन स्टेज में पूरा बढ़िया से दिखने लगती है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या कि क्रॉसिंग ओवर की घटना जो होती है किस अवस्था में होती है, तो पेचिटिन, लेकिन क्लियरली स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो उसका आंसर हो जाएगा डिप्लोटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर की, DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकली अगर देखिए क्वेश्चन को, DNA संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। तो जो हिस्टोन प्रोटीन का चक्र किस प्रावस्था में बनता है, तो ये सिंथेसिस एस स्टेज जो होता है ना, उसका सिंथेसिस एस मतलब सिंथेसिस ही होता है, तो उससे पकड़ा जाएगा कि DNA संश्लेषण किस स्टेज में होता है, तो एस स्टेज में होता है। ये सब अलग अलग फेज है, जैसे G1 फेज में हो जाएगा कि DNA बनने के लिए तैयार हो जाता है ना, तो ये सब स्टेज है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है। निम्नलिखित में से कैंसर किस वजह से होता है, तो इसमें होता है कि जो समसूत्री विभाजन होता है को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूत्री विभाजन को नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया ही बंद हो जाएगा तो बहुत होने लगेगा, इसलिए कैंसर हो जाता है। तो सूत्री विभाजन को नियंत्रण करने की प्रक्रिया के बंद होने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो किसके संश्लेषण में काम आता है,
तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर 2 को नहीं दिख रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 75 नंबर वो क्वेश्चन 2 छिप गया है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ से दिख रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर 25, 73 और 74 नहीं दिख रहा है। 74 हमको दिख रहा है, उसमें बोल रहा है कि RH विटेकर ने प्लांट जो मतलब जीवों का वर्गीकरण किए थे वो कौन कौन से मतलब स्टेज में किए थे, कितने भागों में बांटे थे? 5 भागों में बांटे थे। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कब उसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन सा बांटे थे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ये लाइन से है। पहले मोनेरा, उससे थोड़ा सा बढ़िया अच्छे डेवलप होगा प्रोटिस्टा, उसे भी थोड़ा सा अच्छे डेवलप होगा कवक, तब प्लांटी तब एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्णहरी में इंग्लिश में क्लोरोफिल बोला जाता है, पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा? तो सब लोग को पता होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी 2 जगह होता है। कौन कौन? एक को बोला जाता है ग्रेना और एक को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में 2 जगह 2 पार्ट है, तो ग्रेना और स्ट्रोमा। तो जो क्लोरोफिल पाया जाएगा ये ग्रेना में ही पाया जाता है। क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो ग्रेना में ही पाया जाता है। स्ट्रोमा में तो आपका गैस का एक्सचेंज होता है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 स्टेज में होता है, लाइट रिएक्शन होता है और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होगा वो ग्रेना में ही होता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, ग्रेना के बारे में और आप लोग को अगर पता करना होगा और अच्छा तरह से तो देख लीजिए। ग्रेना इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सिक्का टाइप का, ऐसे ऐसे बहुत सारा ग्रेना होता है। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारा ग्रेना होगा। तो ये सिक्का होता है, इसको बोला जाता है, एक सिक्का को बोला जाता है थैलक्वाइड बोला जाता है। थैलक्वाइड बोला जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का ये यूनिट है। ठीक है, बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस में सबसे यूनिट पार्ट कौन है? तो थैलक्वाइड को ही बोला जाता है। जैसे कि पूरे जो न्यूरल सिस्टम होता है उसका इकाई क्या है? तो न्यूरॉन होता है। उसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस का यूनिट जो होता है उसको थैलक्वाइड बोला जाता है। एक सिक्का जो स्ट्रक्चर है उसको थैलक्वाइड, अब बहुत सारा सिक्का उसमें रख देंगे तो इसको बोला जाता है ग्रेना। अब बहुत सारे ग्रुप को बहुत सारा ग्रेना रहेगा तो उसको ग्रेनम बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 75 था। तो क्या बोल रहा था? क्लोरोफिल पाया जाता है किस में? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाया जाता है? तो कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाया जाता है? 3 प्रकार के जो पढ़ाए थे ना, mRNA, rRNA, sRNA, तो सबको मिला जाएगा तो कोसा में 3 प्रकार के आरएनए पाया जाता है। 3 प्रकार के आरएनए कि 4 प्रकार के? अच्छा देख रहे थे, mRNA, rRNA, tRNA और sRNA। यहाँ पर तो 4 आरएनए होता है। अच्छा इसका भी रखिएगा, हमारे अनुसार तो 4 होना चाहिए, इसमें आंसर 3 दे रहा है तो देख लेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है?
तो पर प्रोकैरियोटिक मतलब लेस डेवलप्ड जीव इसमें आएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन आएगा। इसमें केंद्रक काला है, न्यूक्लियस वाला तो पहले हम लोग पढ़ लिए नहीं पाया जाता है, तो जब वही नहीं पाया जाता केंद्रिका कहाँ पाया जाएगा। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएगा, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता तो उसमें न्यूक्लियोलस कहाँ से पाया जाएगा, नहीं होगा। और ये वैक्यूल रिक्तिका भी नहीं पाया जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर। डीएनए पॉलीमर्स है। डीएनए पॉलीमर्स है मतलब डीएनए किस से मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। डीएनए किस से मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है, साइड नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है। क्या होता है आंसर, डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से देख लेते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। कौन कौन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पेंटोज और नाइट्रोजनियस बेस और यहाँ पर जाएगा फॉस्फेटेज ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है NEU न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, पेंटोज, नाइट्रोजनियस बेस और यहाँ से फॉस्फेटेज। तो जो पेंटोज और नाइट्रोजनियस बेस को मिलाने पर ये न्यूक्लियोसाइड बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। तो पेंटोज और नाइट्रोजनियस बेस मिलेगा तो वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। पेंटोज, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेटेज को मिलाइएगा तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर होता है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है। सब लोग को पता होगा, प्रोटीन बनाने में राइबोसोम का कार्य होता है। और पीछे हम लोग पढ़े थे कि राइबोसोम में जो होता है कि नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग होता है। रिकॉल करते रहिएगा, बढ़िया रहेगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विभाज्य ऊतक की यानी मेरिस्टेमेट टिश्यू स्थिति के अनुसार कहाँ होता है। तो विभाज्य ऊतकी ऊतक कहाँ होता है, सिंपल बोला जाए तो सब जगह होता है। ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतकी ऊतक भी होता है, पार्श्व विभाज्य ऊतकी ऊतक भी होता है और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतकी ऊतक भी होता है। तो सभी ये जगह पर होता है। ये शीर्षस्थ मतलब ये लंबाई बढ़ाएगा, पार्श्वी विभाज्य ऊतकी ऊतक मतलब ये मोटाई बढ़ाता है, अंतर्वेशी मतलब दोनों को मतलब बढ़ाएगा, मिक्सचर होता है इसमें। 81 नंबर देख लेते हैं कि निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। सिंपल विभाजन की क्षमता होती है तो विभाज्य ऊतकी ऊतक में। नामीय विभाज्य ऊतकी ऊतक तो विभाज्य ऊतकी ऊतक में जाएगा। जो जटिल ऊतक में आएगा वो जाइलम फ्लोएम में जाता है। दृढ़ ऊतक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो नारियल का रेशा होता है जिसको स्क्लेरेन्काइमा बोला जाता है दृढ़ ऊतक में आता है। स्थूल कोण ऊतक को पैरेन्काइमा बोला जाता है। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ऊतक में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। तो मृत होती है तो यहाँ से जो नारियल वाला होता है स्क्लेरेन्काइमा रेशा वो मृत होता है। तो यहाँ से दृढ़ ऊतक रेशा हो जाएगा। इंग्लिश में इसको स्क्लेरेन्काइमा बोला जाता है। इंग्लिश भी याद रखिएगा क्योंकि ये स्थूल कोण ऊतक नहीं पूछेगा एग्जाम में। इस समय का जो एग्जाम चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में पूछता है। वो लोग हिंदी में ही लिखेगा लेकिन इंग्लिश वाला लेटर लिखेगा। जैसे कि ये मान लीजिए स्थूल कोण ऊतक, तो स्थूल कोण ऊतक का इंग्लिश होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा ऐसे नहीं लिखेगा, हिंदी में लिख देगा पैरेन्काइमा। तो इंग्लिश भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 83 नंबर, पौधों में जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वो किस ऊतक में होता है। तो मृदूतक।
जिसको कोलेनकाइमा बोला जाता है। तो ये जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वो कोलेनकाइमा में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर। लंबा, संकरी, मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती है। तो मृत अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि दृढ़ोतक स्क्लेरेनकाइमा होता है और इसका भी स्ट्रक्चर याद रखना है कि बहुत ही लंबा, पतला और मोटा भित्ति वाला होता है और दोनों सिर पर ऐसे नुकीला। तो बहुत ही लंबा होगा और इस टाइप का नुकीला टाइप का होगा। ये नुकीला, ये दोनों नुकीला हो गया और बहुत ही पतला है और इसका जो मतलब झिल्ली है वो बहुत ही मोटा है इसे। ठीक है 85 नंबर देख लेते हैं। चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं। तो चालनी नलिकाएं को बोला जाता है सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं को बोला जाता है साथी न। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से देख लीजिएगा, इंग्लिश देख लीजिएगा। तो दो गो होता है ना, क्या बोला जाता है उसको, जटिल ऊतक दो गो होता है, जाइलम ऊतक और उसमें फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम में याद रखिएगा कौन कौन सा इसमें आपको कोशिका पाया जाता है, ये पूछता भी है। तो इसका याद रखिएगा टी, भी और डब्ल्यू। जाइलम में जो होता है वो टी, भी, डब्ल्यू इसका ट्रिक है, टी, भी और डब्ल्यू। टी से ट्यूब सेल होता है। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा